नमस्कार, मैं हूँ शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है थर्मामीटर दिल्ली वाला। अब अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, हमें अपने अपने इलाकों में एक सांसद चुनना है जो दिल्ली पहुँचेंगे संसद में, और जिनके नंबर ज़्यादा होंगे उनकी सरकार बनेगी, उनके प्रधानमंत्री होंगे, उनकी कैबिनेट होगी। अब मूड क्या है, मिजाज क्या है, अलग अलग जो क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ है, हम आपको वहाँ लेकर के चल रहे हैं। थर्मामीटर हम लगाते हैं, टेम्परेचर आप नोट करते हैं। किसानों के बीच भी, व्यापारियों के बीच भी, मिडिल क्लास भी, सर्विस क्लास भी, जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं उनके पास भी, क्योंकि हर वोट की कीमत है लोकतंत्र में और सबों की अपनी राय है। कुरुक्षेत्र जब हम थे तो आपको लेकर के गए थे, अलग अलग जो जातीय धर्मशाला बने हुए हैं उनमें भी लोग कहते हैं कि चुनाव जो है वो जातीय गणित है, तो उस लिहाज से भी और क्यों है ये भी समझने और समझाने की कोशिश की थी। अब हम पहुंच चुके हैं यमुनानगर। यमुनानगर की 3 विधानसभा सीटें, अम्बाला की 4 विधानसभा सीटें और 2 सीटें पंचकुला की, पंचकुला और कालका, ये 9 मिलाकर बनती हैं अम्बाला संसदीय क्षेत्र। यानी कि जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है, ये 9 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी मिलाकर करके वो बनती हैं। अम्बाला में हम थे, आज यमुनानगर में हैं और सुबह सुबह पहुँचे हैं नेहरू पार्क है, बहुत ही खूबसूरत पार्क है यमुनानगर में। और ऐसी जगह या इस तरह के लोकेशंस चुनने का मकसद ये होता है कि अलग अलग विचारधारा वाले लोग आपको एक जगह मिल जाते हैं। वरना अगर आप किसी मोहल्ले में, किसी गांव में जाते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ वन थॉट, यानी एक तरह के लोग, एक तरह की विचारधारा वाले लोग आपको ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए बस स्टैंड है, पार्क है, ऐसी जगह पे हम ज़रूर जाते हैं जहाँ पर हमें डिफरेंट ओपिनियंस मिल सकें। चलिए अंदर चलते हैं, कहानी शुरू करते हैं। अच्छा, हम नेहरू पार्क में हैं और कई लोग हैं। सर, ये एक हमारा कार्यक्रम है, इसका नाम है थर्मामीटर। बैठे रहिए, आराम से बैठे रहिए सर। हाँ हाँ। तो जैसे हमने पार्क सेलेक्ट किया आपने कि यहाँ आते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं। अब एक सिलेक्शन हमें अभी करना है लोकसभा के लिए भी। वो कैंडिडेट चुने जाएंगे, जो भी कैंडिडेट हैं वो एक सांसद बनेंगे। संसद पहुँचेंगे, फिर वहाँ सरकार बनेगी। तो वो सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या रहेगा आपका, आप लोगों का यमुनानगर में? जो सरकार ने काम किए वो तो देखेंगे ही, लेकिन इसके अलावा सरकार बहुत एरोगेंट और वो हुई हुई है। आप मौजूदा सरकार की बात कर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा। तो उसी पे विचार करके ही कोई वोट देंगे। देखिए, एरोगेंसी मतलब एरोगेंट किस हिसाब से? घमंडी सी हुई है जो मुझे लग रहा है। अच्छा। तो उस हिसाब से थोड़ा विपक्ष को बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे हैं। हाँ। तो उस जो मैं सोचता हूँ कि हाँ, ठीक है, हर इंडिविजुअल, सब लोग बूंद बूंद से सागर भरता है। तो आपको लगता है कि एरोगेंसी ज़्यादा है, इसलिए वी शुड गो फॉर अ चेंज? नहीं, ये भी अभी मन नहीं बनाया चेंज करेंगे या नहीं। विपक्ष कोई नज़र भी नहीं आ रहा ना, शायद इधर ही जाना पड़े। तो मतलब एरोगेंसी है भी, लेकिन लाचारी भी है। हाँ, बिल्कुल। तो आप फिर एक बार फिर मोदी रिपीट करेंगे? हाँ, शायद ऐसा ही है, शायद ऐसा ही है। ठीक है। तो मतलब अगर मोदी जी या उनके समर्थक अगर सुन रहे हो तो एरोगेंसी थोड़ी कम करें तो गाड़ी आगे चलती रहेगी, वरना खतरा हो सकता है। अगली बार एटलीस्ट जरूर खतरा है ये फिर। अच्छा, लेकिन इस बार तो स्मूथ सेल है। अच्छा, हाँ, मेरा विचार ये है। ठीक। आपको क्या लगता है सर? हमारा तो ही 100% मोदी, हाँ। ओनली मोदी, नो नो इफ एंड बट। नो इफ एंड बट, ओनली मोदी, ओनली बीजेपी। अच्छा, ये कह रहे हैं कि थोड़ी एरोगेंसी आ गई। अपनी अभी सोच हर आदमी की अलग है। हाँ, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ ना, जैसे आपकी अलग है, इनकी अलग है। हालांकि ये कह रहे हैं कि एरोगेंसी है, लेकिन फिर भी कोई ऑप्शन नहीं है, सो मोदी। ओनली मोदी, अच्छा, आपके साथ कोई इफ एंड बट नहीं? कुछ कोई इफ एंड बट नहीं है। हाँ। आरएसएस के आदमी है शुरू से, सीधी सी बात। अच्छा, आप आरएसएस के हैं तो दिल धड़कता ही धड़कता है। अच्छा, ये बताइए, जब आप आरएसएस के हैं तो अगर आपके पास 3 ऑप्शन हो जाते हैं बीजेपी में ही, एक नरेंद्र मोदी है ना, उसके पहले और भी लोग थे, उसके बाद एक कमल का फूल है और एक कैंडिडेट है, तो आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आपके लिए मोदी इम्पोर्टेंट है, कमल का फूल इम्पोर्टेंट है या कैंडिडेट?
मोदी विद कमल का फूल, कैंडिडेट कुछ नहीं है। एंड कमल का फूल विदाउट मोदी, ओके, कमल का फूल ओके। मतलब मोदी इज इम्पोर्टेंट और कमल का फूल इज इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट तो मोदी का बदल सकता है, कमल का फूल नहीं बदल सकता। मैं वही वही समझना चाह रहा हूँ। कमल का फूल तो परमानेंट रहेगा, मोदी जी आज हैं कल नहीं है। तो आपके लिए कमल का फूल इज मच मोर इम्पोर्टेंट। यस यस। थैंक यू सर। आपने दो लोगों को सुना, आपको भी हम लोग सुन लें। बढ़िया है, सरकार बहुत बढ़िया चली है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा, तो रिपीट है। हाँ जी, बिल्कुल 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 100%। मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं आया जो ऐसा काम कर सके जो मोदी जी ने किया हम लोगों के लिए, सनातनियों के लिए, सबके लिए किया है, पर सनातन के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। हमें मोदी जी पसंद हैं और पसंद हैं। अगर थोड़ा पता नहीं आपको वो ये दौर याद है कि नहीं, जैसे वो भाई साहब कह रहे थे ना कि एरोगेंसी, तो एक दौर था जब इंदिरा गांधी का भी ऐसे ही जलवा था और तब कहते थे कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, है ना। जैसे अभी मतलब सरकार की गारंटी नहीं, मोदी की गारंटी, तो कुछ वैसा ही सिमिलर था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंडिया इज इंदिरा। हश्र क्या हुआ था, इंदिरा गांधी खुद हार गई थी, है ना। तो ये भी एक अपर लेवल होता है जहाँ पर आपको अपर लेवल भी हो सकता है, हर आदमी की सोच का। हमारी अपनी सोच है, हम जो देख रहे हैं, हमने जो इन 10 सालों में देखा, जो विकास हुआ है आज तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई। समय के साथ विकास होता ही रहना वो तो अलग बात है, पर इतनी तेजी से विकास होना कोई सरकार नहीं कर पाई। बहुत सारे पेंडिंग थे, 370 वाला मसला था, राम मंदिर, बहुत सारे थे। और बीजेपी के एजेंडा में ये बहुत पहले से रहा है घोषणा पत्र। बहुत मसले थे जो आम लोगों को लगता था भी शायद ये पॉसिबल नहीं है, पर मोदी जी ने पॉसिबल करके दिखा दिया। ठीक है सर, आपकी राय? मैं भी मोदी के साथ ही हूँ जी। क्योंकि अगर तीसरा टर्म जो आएगा उसमें हम CAA NRC ये जो चीज़ें हैं, ये जो लोग हम लोग इस पे आएंगे, तो एक ही आदमी का अधिकार सबका बराबर होगा, एक जैसा होगा। अच्छा, आप जब वोट देते हैं एज अ वोटर, है ना, हर एक इंडिविजुअल जो एक वोटर है, तो मन में क्या रहता है? जैसे आप कैंडिडेट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, या आपको लगता है कि ये कैंडिडेट जीत के जाएगा, नंबर्स होंगे तभी मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे, सो मोदी इज इम्पोर्टेंट, कैंडिडेट इज इम्पोर्टेंट और मोदी जी इज इम्पोर्टेंट? कैंडिडेट अपनी जगह पे है। अब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा कैंडिडेट कमज़ोर है बीजेपी का, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग और कोई ऑप्शन ना होते उन्हीं को देंगे वोट। क्योंकि हम लोग वही बात है कि हम मोदी को जिताना चाहते हैं, उसको नंबर ऑफ जो है 400 तक लेके जाना है। और कैसे लेके जाएंगे जब अपने कैंडिडेट यहाँ हार गया, 400 नहीं हो पाएंगे। सो कैंडिडेट इम्पोर्टेंट नहीं है, आप मोदी जी को ध्यान में रख के ही वोट देंगे? मोदी जी को निजी फूल को रख के। अच्छा, फूल को रख करके। हाँ, बीजेपी के हम उसके विचार के समर्थक हैं, मोदी के समर्थक नहीं है, अंधभक्त नहीं है, विचार के समर्थक है। कल को राजनाथ सिंह आ जाता है, गडकरी आ जाता है, तो हम सपोर्ट करेंगे बीजेपी को, ना कि मोदी को। अच्छा, ये हो गया कि जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है बीजेपी की, आप उसके साथ हैं, किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं है। उस आइडियोलॉजी को लेकर के आगे कोई चले, मोदी जी चले, राजनाथ सिंह, गडकरी, या जिसको लोग तय करें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर। आप? हाँ जी सर। वही सवाल है सर। क्या सर, मैं अभी आया हूँ सर। अच्छा, आप अभी आए। सवाल वही है कि एक कैंडिडेट सेलेक्ट करना है, दिल्ली भेजना है, दिल्ली में एक सरकार बननी है, तो आपका क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का? मैं ये समझता हूँ कि अब काफ़ी समय हो गया, मोदी जी को थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो मतलब सिर्फ चेंज करने के लिए चेंज करना चाहिए, या जब हम कुछ, जैसे मान लीजिए हम किराए के घर में रहते हैं तो फिर हम चेंज करते हैं, तो एक बेटर ऑप्शन के लिए चेंज करते हैं, मतलब क्या दिमाग में क्या है? बेटर ऑप्शन तो है ही है सर। अब देखो जी, गलत को गलत कहने वाला होना चाहिए, ठीक है ना जी। अब आए थे ये 15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे, कई सारे वादे लेके आए थे। न्यू पेंशन स्कीम जो उन्होंने लागू, पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने NPS लागू की थी, अब वो उसी को स्टैंड कर रखा है, और ना नौकरियां हैं। तो अब क्या क्या सिस्टम हो रहा है, ठीक है जी। तो कौन आपको लगता है कि आपके इस दुख दर्द को कौन पूरा कर सकता है? सर अब हम इस उसमें नहीं है कि अब गलत तो सभी हैं, पर अब ने ये देखना कौन कम गलत है। हम तो कम गलत को वोट देंगे, कौन? जो गठबंधन है वो कम गलत है। अच्छा, गठबंधन जो है वो कम गलत है, तो आपके लिए लगता है कि वो होना चाहिए? यस यस, गठबंधन होना चाहिए, गठबंधन की सरकार होनी चाहिए, ठीक है। मतलब और जो अपना जो पूर्ण मैंडेट है वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो अगर आए तो ओपोजिशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हमें ये हमारा ये मकसद है
कि ओपोजिशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अच्छा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं दे दें कि उसके सर पर। यस यस यस, हाँ भैया अपना ये भाई मैं ये सब सर्वा हूँ, मैं ही सब कुछ कर दूंगा, मेरा वर्ल्ड पीछे मेरे चलेगा, आज वो ये मैं ये कह दूंगा तो ये हो जाएगा, मैं ये कह दूंगा तो वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गलत जो है गलत कहना चाहिए, और जो विपक्ष है वो मजबूत होना चाहिए। मैं विपक्ष को मजबूत करने के लिए विपक्ष को वोट डालूंगा। तो मतलब अगर मैं आपको समझूं तो आप ये है कि गठबंधन सरकार में आ जाए, लेकिन इतना ही आए कि सरकार बन जाए और बाकी विपक्ष भी इतना स्ट्रांग रखे कि उसके नाक में नकेल डाल के रखे। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, बिल्कुल खुली खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए। भाई ये आपने जो कह दिया वो सत्य वचन है, जो कह दिया बस वही है। अब राम मंदिर के नाम पर आप वोट ले लीजिए, सबके अब बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है, कोई अपना प्रगति का मुद्दा नहीं है, विकास का कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है। तो इन 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 उस पर हम अगर वोट मांगेंगे तब तो बात है। अगर हमने मांगनी राम मंदिर के नाम पे तो फिर चली जा रहा है। राम मंदिर का अपना करो पूजा और फिर ये काम धंधे छोड़ दो, ठीक है, चली जा रहा काम तो। सर हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन उनकी 2-3 बातें थोड़ी हमारे को हजम नहीं हो रही। हम बचपन से बीजेपी के हैं। डिक्टेटरशिप फर्स्ट मुद्दा बहुत ही गलत है। डिक्टेटरशिप हमारी मोदी सरकार में आई है। सेकंड आई है अफसरशाही। सर पहले जो है ना 10 रुपए की रिश्वत में काम होता था, अब 10 लाख की रिश्वत मांगते हैं। हर जगह नंबर 1 का काम करने की रिश्वत है। ये सर 2 चीज़ें गलत है बस। बाकी मोदी जी के साथ है, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 चीज़ें बहुत गलत हो रही है। डिक्टेटरशिप एंड अफसरशाही। अफसरशाही इतनी गंदी है सर कि आप जो है ना मदन चौहान को ले लो तो बेचारा नहीं कर पाएगा, गांधी दे दो तो काम हो जाता है। ये गलत है सर, इट्स रॉन्ग। तो बावजूद उसके आप, नहीं वो तो है ही, हम आरएसएस के आदमी हैं शुरू से, लेकिन जो गलत है वो गलत है। लेकिन मतलब इस दर्द के बाद भी आप बीजेपी को ही देंगे। बिल्कुल मोदी जी के साथ। ठीक है, आप कुछ कह रहे थे। सर ये मैं आपको पहले एक बात बताता हूँ जो इन सर ने बोला है, और इनका बोलना पहले ये था कि ऑपोजिशन स्ट्रांग होनी चाहिए, और हम देखेंगे जो भी आए सत्ता में लेकिन ऑपोजिशन स्ट्रांग होनी चाहिए। पहली बात तो यहीं पर इनकी गलत ये हो जाती है कि अभी आप मुझे ये बता दो ऑपोजिशन कितनी स्ट्रांग है। आप एक जगह बोलते हैं कि जो बीजेपी है वो हिंदू और मुस्लिम करती है, लेकिन आप कितने दूध के धुले हैं, क्योंकि संदेश खाली जो वेस्ट बंगाल में इतना कुछ हुआ, वहाँ जो अपने को रावण जो बोलता है, जो कि हमारे जो हिंदू धर्म से ही निकले हुए जो हमारे अल्पसंख्यक, जिनको हम वैसे तो बोलने को वो बोल नहीं रहे हैं अल्पसंख्यक, वो बोल रहे हैं कि 70% आबादी हमारी है जो कि SC और STs हैं, वो हमारे हिंदू धर्म से ही निकले हैं। लेकिन आप ये देखो वो कितना, एक चीज समझाइए कि धर्म इम्पोर्टेंट, धर्म सबके लिए, हम लोग जितने लोग बैठे हैं चाहे किसी भी धर्म के हों, है ना, सब करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूजा तो हम सब लोग करते ही हैं। किसी भी देश के लिए धर्म इतना ज्यादा, हाँ ठीक है, नहीं ठीक है अपने ओपिनियन, धर्म इतना ज्यादा हो कि मतलब उससे हमारी रोजी रोटी चले, या एक बैलेंस होना चाहिए, खाना पीना, बेरोजगारी, है ना, ये सब को लेकर के। सर डिबेट का मतलब ही आप इंग्लिश में पढ़ लो। डिबेट का मतलब अच्छा ठीक है, ठीक। एक इंसान जो कुछ बोल रहा है दूसरे, आप अपनी ओपिनियन बताइए। तो आपने जो अभी एक बात बोली है कि धर्म जरूरी है या जॉब है, ये है वो है, सही है, बैलेंस बिटवीन ऑल। बैलेंस बिटवीन ऑल, चलिए सही है वो भी। मुझे आप ये बता दीजिए पहले मैं, अच्छा इसका जवाब मैं आपको ऐसे देता हूँ कि जॉब, खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई, ये सब ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी अपनी सांस्कृतिक विरासत को जानना भी है। मुझे आप ये बात बता दीजिए कि संस्कृति जो हमारी है वो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज कितने उसमें रह गई है। और आप अगर खोल के किताबें आज देखोगे, किताबें छोड़ो आप जो हमारे जो वेद हैं, जो हमारे जो जितने भी शास्त्र और ग्रंथ हैं, उन सब में आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा कि हमारा जो पूरा एक जो भारतीय जो एक संस्कृति थी वो हर जगह फैल रखी थी। लेकिन कितने पाकिस्तान में, मेरा कहने का ये मतलब है कि आप साथ साथ अपनी संस्कृति जो है वो भी पास बाय करते हाँ, मतलब जनरेशंस पे। बहुत अच्छी बात है, उसको भी रखिए, है ना, लेकिन वो कहते हैं ना, भूखे पेट होत ना भजन गोपाला। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जो ये बात बोलते हैं लोग कि कितना बीजेपी के शासनकाल में डेवलपमेंट हुआ है, 26 जो मैं आपसे पूछता हूँ जो दिल्ली में जो हमारा देखिए, डेवलपमेंट एक निरंतर प्रक्रिया है ना, सब लोग अलग अलग पार्टी से, विचारधारा से हैं, जो भी सरकार आती है उसका काम है डेवलपमेंट करना, है ना।
ऐसा तो नहीं है ना कि मोदी जी के आने के पहले डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। IITs, IIM, भाखड़ा नंगल सब बना ही था ना, मतलब। तो अब जब आए तो फिर आगे बढ़ा रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये भी आपके भी इशू होंगे, आपने उनको गुरुकुल में डाला है? किनको? किसने डाला है बताओ, कौन डालता सर है? इसकी अच्छा, जो बात हर है, बच्चे को ये अब होता है, अब हर आप जो parents मुझसे को ये डिबेट होता कर है रहे कि हैं, मैं हमारा आपको बच्चा जवाब इंग्लिश दूंगा। आप डिबेट नहीं कर रहे आप। अरे, अब आप मुझसे डिबेट करोगे, मैं आपको जवाब दूंगा। जो है वो वर्ड लैंग्वेज है, लोगों को उसकी जरूरत है। अच्छा, आ रहा हूँ सर आपके पास भी आ रहा हूँ, सबके पास आऊंगा आपके पास। तो एक क्वेरी ये भी रहता है। हाँ जी, 26 एम्स 2014 से पहले 26 एम्स पूरी दुनिया इंडिया में थे, और अब जो एम्स हैं वो मैं आंकड़ा नहीं बोल रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक पॉइंट ये है कि क्या सारी चीजों को एक साथ नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल सर। तो कहाँ पे रोक है? रोक आप मुझे बताइए, कौन सा जो इनका मिनिस्ट्री है जो वो रुकी पड़ी है? हर जगह आप देख लीजिए, आप नितिन गडकरी को देख लीजिए, कितने हाईवेज बन रहे हैं, कितनी डेवलपमेंट हो रही है, आप वहाँ पे देख लीजिए। साथ ही आप एजुकेशन को देख लीजिए ना, आप एजुकेशन को देखिए, जो हमारी जो एजुकेशन में जो नए नए बदलाव आए हैं उसको आप देख लीजिए। साथ ही साथ आप आपको लगता है कि मोदी जी को थर्ड टर्म देना चाहिए फॉर रेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट? डेफिनेटली सर, अगर नहीं देते हैं तो आप गठबंधन को लेके आएंगे। वो गठबंधन ऐसा है जो कि इतने सारी पार्टियों से बन रखा है। कल मैं न्यूज़ देख रहा था, एक का जो बता रहा है, उसका जो एक मेमोरेंडम आया है वो अलग है, उसमें जो पॉइंट्स है वो अलग है, दूसरे के पॉइंट्स में अलग है। तो भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, गठबंधन अगर आप लाएंगे तो भाई वहाँ पे इतनी लड़ाई होनी है, तो आपको ना सबको बाद में मोदी जी ही याद आने वाले हैं। ठीक है, एक गठबंधन दोस्त, जब वो राम मंदिर की जो रथ यात्रा निकली थी VP सिंह के समय में, तो उस वक्त भी बीजेपी गठबंधन में गई थी। और इसी हरियाणा में INLD के साथ भी बीजेपी, मतलब INLD वर्चुअली चली है बीजेपी के गठबंधन पे। आप गठबंधन को गलत नहीं बोल सकते हैं, गठबंधन सही है, लेकिन आपको ये देखना चाहिए आप किस साथ गठबंधन कर रहे हैं। आप हर एक पार्टी को लेके आगे बीजेपी ने INLD के साथ गठबंधन किया था, बीजेपी ने मुफ्ती के साथ कश्मीर में गठबंधन किया था। सर ये सब भी ध्यान में रखना चाहिए, वन साइडेड नहीं सर। आएंगे तो मोदी जी। वन लाइन, वेरी शॉर्ट एंड क्यूट। मतलब बहस कितनी भी कर लीजिए, आएंगे तो, जैसे भाई साहब ने कहा कि ये दर्द है दिल में, यहाँ घाव, यहाँ खून, यहाँ, लेकिन आएंगे मोदी जी। ठीक है सर, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट वो है जो डेवलपमेंट करे। हमारे जो MLA साहब हैं, जो इलेक्टेड बॉडी है, वो खुद वॉक करते हैं टूटी सड़कों पे। उन्होंने इस एश्योरेंस से वोट लिए थे कि वो डेवलपमेंट करेंगे सिटी की, जो आई थिंक कि अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। सड़कें अभी भी टूटी हैं, लोग अभी भी टूटी सड़कों पे गिर रहे हैं, चोट लग रही है, बट उनका कोई भी ओपिनियन लेने वाला नहीं है, उनसे कोई पूछता नहीं है। तो हिसाब किताब कीजिएगा, जब विधानसभा चंडीगढ़ की लड़ाई है, अभी तो दिल्ली के लिए है सर, दिल्ली में तो खैर सब कोई। ये भी एक पॉइंट है कि जब हम दिल्ली के लिए चुन रहे हैं तो क्या स्टेट गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस का भी असर क्या लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? एब्सोल्युटली सर, वो कहते हैं ना, इंग्लिश में एक सेइंग है, एन एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम अ ट्री। मतलब जो स्टेट में परफॉर्मेंस हो रही है वो गाइड तो उनको दिल्ली से ही हो रहा है ना, सेंटर से ही हो रहा है। चाहे वो लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, चाहे वो अपने स्टेट को पीछे लेके जा रहे हैं, वो सब कुछ गाइडेंस उनको दिल्ली से ही आ रही है। आप देखिए, आप दिल्ली में केजरीवाल जी को, उन्होंने बिजली फ्री करी है, उन्होंने पानी फ्री किया, उन्होंने डेवलपमेंट करा। नो डाउट वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत है, दिल्ली को वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन बेस्ड सिटी का बोला गया, बट स्टिल वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है सर। लोग खुश हैं, तभी उनको एक और टेन्योर मिला है। नो डाउट मोदी जी भी कर रहे हैं, बट स्टिल हम तो यहाँ के बेस पे बोलेंगे ना कि उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी जो लोग यहाँ पे उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कैसे सिटी को परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे आगे लेके जा रहे हैं। मैं यमुनानगर एक बार नहीं, कम से कम 1000 बार आ चुका हूँ, और एक दूसरे चैनल में था तो यमुनानगर में एक शो किया था बहुत पहले, वो तब हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर थे, तो एक स्कूल में मैंने यमुनानगर में शो किया था, मूड ऑफ हरियाणा था, सारी पार्टियों के लोग थे, तो मैंने सेट पर 8-10 घोड़े खड़े किए थे, और हुड्डा साहब को मैंने यहीं से कहा था कि सड़कें नहीं बनवा सकते हुड्डा साहब, तो घोड़े भेज दो, क्योंकि इन सड़कों पे घोड़े भी बड़े मुश्किल से चल पाएंगे। तो तब भी आता था। ठीक है, जिस रेशियो में होना चाहिए था उस रेशियो में नहीं हुआ है।
लेकिन तब के भी हालात आपको याद रखने होंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल, वो नो डाउट हम उस चीज़ को नहीं भूल रहे हैं, बट स्टिल कांग्रेस के अंदर का जो वॉर बिटवीन हुडा जी, वॉर बिटवीन शैलजा जी, वॉर बिटवीन फलाना एंड ढिमकाना, ये सब भी चलता रहा है। सर आप जब वोट देते हैं, आप एक उम्मीद से वोट देते हैं कि हाँ ये बंदा हमारी सोसाइटी में चेंज लेकर आएगा, कम्युनिटी को आगे लेके जाएगा, बट वो चीज़ इतनी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारे एमएलए साहब खुद सैर करते हैं यहाँ पे, वो हर शहर। तो आपका ओपिनियन ये है कि स्टेट गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके परफॉर्मेंस का असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि वो उन्हीं पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उसी पार्टी के कैंडिडेट हैं, तो बेस्ड आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस के बिहाफ पे ही आई थिंक गवर्नमेंट का इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, आप सर? ऐसा सर, पूरी दुनिया में हमारा देश अकेला ऐसा देश है जो सांस्कृतिक देश है। तो इस देश को 70 साल से पूरी सांस्कृतिक देश और भी हैं कई सारे। कोई भी नहीं है। नहीं है, कोई भी नहीं है। करोड़ों सालों से यही एक वैदिक देश है। वैदिक के हिसाब से बोलेंगे तो बात अलग है, और वैदिक इकट्ठा वर्ड ही है ना, तो ऐसा कोई देश नहीं। मतलब सांस्कृतिक कहने का मतलब नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म एक सांस्कृतिक है, सब है। से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है या फिर उससे पहले भी आज तक कोई भी ऐसी पार्टी नहीं आई कि जिसने इस बात को उठाया हो। हमारा देश इकोनॉमी लेवल के ऊपर यूरोप से, बाकी देशों से, यूएई छोटा सा देश है, उससे बहुत डाउन रहा है, बहुत डाउन रहा है। तो कम से कम जो चीज़ हमारे पास है, हमारे पास संस्कार बहुत ज़्यादा हैं सारी दुनिया से, तो उन चीज़ों को किसी भी पार्टी ने आज तक मेंटेन नहीं किया था। 70 सालों में हमें दबाया गया, हमारी संस्कृति को दबाया गया, हिंदू समाज को खासकर, हमारा जितने भी वेद, कोई मतलब उठाया नहीं गया इस बात को। ये एक अकेली ऐसी पार्टी आई जिसने 10 साल में सारे जो नई जनरेशन थी उनके दिमाग में भी हिंदुज़म भर दिया। ये बहुत प्लस बात है। लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की अगर बात करें तो उसमें ये सरकार बहुत ज़्यादा रोल अदा नहीं कर पाई। क्यों? आप नेशनल हाईवेज देख लीजिए। मैं तो कई बार कहता हूँ कि मोदी जी जो है वो गडकरी जी का फोटो लेकर के चलना चाहिए। जब भी बीजेपी के लोग बोलेंगे ये वाला हाईवे देख लीजिए, वो वाला हाईवे देख लीजिए, सोशल मीडिया, आईटी सेल, इस हाईवे का फोटो, उस हाईवे का फोटो, तो हाईवेज तो बने हैं और रोड कनेक्टिविटी इज अ सिंबल ऑफ डेवलपमेंट। सर ऐसा है, सड़कों से घर नहीं चलते हैं, सड़कों से आटे वाला ड्रम नहीं भरता, लेकिन उन्हीं सड़कों से ऑटो वाला ड्रम आपके घर पहुंचेगा। फर्क है। पहुंचेगा तो तभी वो 80 करोड़ में हम नहीं आते ना कि हमें फ्री पहुंचेगा। हम उस चीज़ की उम्मीद नहीं करते हैं। हमें रोजगार चाहिए सर, बच्चों को रोजगार नहीं है। एमएनसी के ऊपर सारा देश डिपेंड कर रहा है। जितने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आप देखो हमारे देश में इंडस्ट्री नहीं लग रही है। सारे के सारे कर क्या रहे हैं, या एमएनसी या फिर बाहर चले जाओ। तीसरा काम कौन सा है देश में, ये देखो ना। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है यहाँ बैठे हैं, पूछो कितना डाउन है ये लोग। जो जीएसटी पहले लोग 5 लाख भरते थे, अब वो 20-20 लाख भर के भी किसी का पेट नहीं भर रहा सरकार का। 1.5 लाख करोड़ रुपया पर मंथ इकट्ठा हो रहा है सरकार के पास। वो गरीब जनता को या कह के गरीब जनता को बांट रहा है, उनको बांटने के लिए नहीं इकट्ठा हो रहा। वो पैसा हम लोग डेवलपमेंट के लिए देते हैं। डेवलपमेंट का सर एक मतलब ये भी होता है कि अगर घर में 4 भाई हैं तो कोई कमजोर है उसको भी उठाना। पहले मुझे बोलने दीजिए। 80 करोड़ जनता को ये इस बात का प्रचार करना कि हम 80 करोड़ जनता को राशन बांट रहे हैं, ये पूरी दुनिया में एक प्रचार हो रहा है कि हमारा देश गरीब है, तभी बांट रहे हैं ना 80 करोड़ जनता को। क्यों बांट रहे हैं फ्री राशन? उनको काम दो, उनको निठल्ले क्यों बनाकर वो कर रहे हो? अब आज जो जिम्मेदार है उसके पास वो नहीं है, लेबर नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें तो घर बैठ के हैफर्ड की बोतल, जब मैं अपनी बात करता हूँ, किसी की नहीं करता, एक बोतल सरसों के तेल की 120 रुपये की है, हैफर्ड की 160 रुपये की है। मैं कहता हूँ यार इतना मंदा चल रहा है, बुरा हाल है व्यापार का, तू यार ये 120 वाली दे दे, ठीक है। और हैफर्ड की जो बोतल है, जो 80 करोड़ जनता है उनके घर फ्री पहुँच रही है। तो आप देखिए ना, हमारे से अच्छे तो फिर वो लोग हो गए हैं जो कुछ कर भी नहीं रहे। एमएनसी का हर बच्चा 30% टैक्स भर रहा है, उसको ना एजुकेशन फ्री है ना उसको मेडिकल मिलता है। जब ये पॉलिसी अमेरिका वाली चला रहे हैं, कनाडा वाली चला रहे हैं, तो फिर उन लोगों को, उन बच्चों को फ़ायदा दें। जिस बच्चे का पैकेज 10 लाख का है वो ऑटोमेटिक हर बंदे को बोलता है मेरा पैकेज 7 लाख का है। वेरी शेम। 30 उसमें से 3 लाख तो पहले ही सरकार ले लेती है, तो वो 1.5 लाख करोड़ उसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है? सिर्फ सड़कों पे, बाकी पैसा कहाँ जा रहा है? तो कुल मिलाकर करके 4 जून को कैसी तस्वीर बननी चाहिए आपकी नज़र में? सबसे बड़ा, जब भी कोई प्रधानमंत्री भाषण देता है उसे डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, ना कि मंदिरों की। मंदिर इज़ नॉट डेवलपमेंट। टेंपल में क्या, वो तो ठीक है, हमारा ही एक धार्मिक प्रवृत्ति है, सारी बात ठीक है।
लेकिन ओवरऑल इस सरकार की मैंने आपको उपलब्धि बताई है कि इसने धर्म को तो बहुत उठा दिया, लेकिन बच्चे बहुत परेशान हैं सर। सुसाइड रेशो बहुत बढ़ गई है। बच्चे पढ़ लिख के उनके पास रोजगार नहीं है, वो कहाँ जाएं? सो व्हाट ऑल्टरनेटिव क्या है? मतलब जैसे समस्या बता दी आपने, डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम अपनी बता देते हैं यहाँ यहाँ दर्द है। एक मेडिकल लाइन करके एक एमबीबीएस कितनी अच्छी डिग्री है सर, उसके पास रोजगार नहीं है। एमबीबीएस डॉक्टर के पास रोजगार नहीं है, कितनी शेमफुल बात है। एक सीए के पास रोजगार नहीं है सर। ऑल्टरनेटिव बताइए फिर। ऑल्टरनेटिव सीए अकाउंट का काम कर रहा है, बताओ आप। ऑल्टरनेटिव फिर ऑल्टरनेटिव हाँ जी, क्या? नहीं, आरक्षण चलो खत्म नहीं होना चाहिए, वो नहीं हम कहते, लेकिन कहीं ना कहीं आरक्षण जेन्युइन पर्सन को मिले। मैं समझ गया। फिर 4 नौकरी मिले एक परिवार में। ये नहीं है, आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि एक परिवार में कोई हरिजन भाई है, कोई एसटी वाला है, ठीक है, उसके घर में अगर 5 बंदे हैं तो 5 नौकरियां। एक किसी भी परिवार में जब एक गवर्नमेंट जॉब आती है, इट मीन्स वो गरीबी रेखा को क्रॉस कर गया। एक नौकरी दें। इंडिया एक ऐसा देश है जहां एक बंदा कमाता है, घर में 10 बंदे खाते हैं। मैं बात समझ गया, है ना। अब क्या है कि सरकार तो हम ही चुनते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी गुजरात से निकले और बोले कि नहीं जी मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। हम लोगों ही नहीं चुना है ना, सब बूंद बूंद से सागर। तो अब ऑल्टरनेटिव क्या है? जवाब सुनिए सर, आपने ये बात बोली है कि सरकार हम चुनते हैं। कहीं ना कहीं सरकार चुनने की बारी तब आती है जब विपक्ष खत्म होता है। कोई संगठन है, कोई सांसद लेवल है, कुछ भी है, चाहे वो प्रधानमंत्री चुनना है, चाहे वो आरएसएस का कुछ भी चुनना है, उसमें विपक्ष बहुत जरूरी है। जिस देश में भी विपक्ष खत्म होता है वहाँ पे डिक्टेटरशिप आती है। विपक्ष कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। मीडिया पे कंट्रोल किसी सरकार का नहीं होना चाहिए, मीडिया को ओपन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए, सीबीआई के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, ईडी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। एक साफ सुथरा सा सिस्टम हो कि जिसमें आप समझ रहे हो सारी बात को। मैं ऑल्टरनेटिव समझना चाहता हूं कि फिर 25 मई को जब आप वोट देंगे, है ना, दर्द तो आप डॉक्टर के पास जाएं, बोले जी यहाँ भी दर्द होता है, यहाँ भी धुआं सा उठे है ना। अरे भाई तो कुछ पर्ची भी तो लिखेगा ना कि सुबह ये खा लो, दोपहर ये खाओ, शाम ये खाओ। तो 25 तारीख को क्या पर्ची लिखेंगे? सुनिए, ऐसा है, जो 10 साल में मोदी जी की उपलब्धि है उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ 25% है। तो हम वोट 100% मोदी जी को डालेंगे, लेकिन उनसे हाथ जोड़कर बेनती है कि कम से कम जो बाकी 75% डेवलपमेंट है, अब मंदिरों को छोड़ दो और डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दो। देश पूरा आपके आशीर्वाद से धर्म के मामले में जागरूक हो चुका है। अब ये देखिए फर्क, है ना, 2014, 2019 और 2024। 2014 में मोदी हो रहा था, गुजरात मॉडल हो रहा था। 2019 में शिकायत थी, बहुत कम थी, और फिर भी मोदी ज़बरदस्त हो रहा था। अब 2014, 2019 और 2024 में फ़र्क ये देखिए कि यहाँ जो लोग बैठे हैं ये सब हार्डकोर एक विचारधारा, इनमें से अधिकांश लोग हार्डकोर एक विचारधारा जो आरएसएस की विचारधारा है या बीजेपी की विचारधारा है उसको मानने वाले हैं। लेकिन 14, 19 और 24 में अब फ़र्क ये हो गया कि आएगा तो मोदी ही, ये कहने के पहले 10 मिनट वो अपना दर्द बताते हैं और ये बताते हैं कि मोदी जी के रहते हमें यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द हो रहा है। और ये रिसेंट एग्जाम्पल भी, इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद वो कहते हैं कि चलो देंगे तो मोदी जी को, लेकिन ये सुधार करें। 2014, 2019 और 2024 में ये एक फ़र्क आपको देखने को मिल रहा है। एक पूरी दुनिया में हमारे देश का वजूद जो पिछले 70 साल निकले हैं उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। देश कहीं ना कहीं सुरक्षित हाथों में भी है, और जो हमारे फॉरेन में जो जितने भी भाई थे, हमारे रिश्तेदार भी हैं, आपके भी होंगे, उनका भी आम पब्लिक में उनकी रेपुटेशन बड़ी है कि हाँ ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। वो यूक्रेन वाले मामले में आपने देखा कि हमारे देश का झंडा पाकिस्तान वाले लोग भी दिखा के उस देश से निकले। उस बहस में नहीं जाते हैं सर। उसके बाद तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूं जहां लोग अभी लाचार है ना।
तो कुल मिलाकर के कि इतनी शिकायतों के बाद भी मोदी जी, है ना, इतनी शिकायतों के बाद भी आएंगे मोदी जी इधर। और जी चैनल पे किस दिन ये बता दूंगा मैं, ये 15 तारीख के बाद आ रहा है। हाँ, फोकट का माल है वो बंद होना चाहिए, फ्री का काम बंद होना चाहिए, रिजर्वेशन खत्म होनी चाहिए। ये जब आप लोग आरएसएस की मीटिंग में जाते हैं तो यहाँ ये सब बात कहते हैं। नहीं जाते हैं बस हम। कोई भी चाहे व्यापारी हो चाहे कोई भी हो, 60 साल से ऊपर पेंशन सबकी होनी चाहिए। उसमें अमीर क्या होता है? बच्चे जो है ना, बच्चे धोखा देते हैं पेरेंट्स को, उनकी सेफ्टी बहुत मस्त जब पेंशन है सीनियर सिटीजन की, मेरी बात सुनो, सीनियर सिटीजन की पेंशन है सीनियर सिटीजन की, उसमें इनकम टैक्स रिटर्न का क्या काम है? सीनियर करोड़पति भी हो सकता है, सीनियर रिक्शा वाला भी हो सकता है। पाँच पेंशन सांसद और एमएलए ले रहे हैं, 4000 पेंशन ले रहे हैं। और एक सरकारी एम्प्लॉय जो 40 साल नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं, प्रावधान नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये तो मतलब गजब का फॉर्मूला है कि एक आदमी 6 बार एमएलए रह गया तो 6 पेंशन मिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेंशन बंद की थी और सारी उम्र वो पेंशन में रहे मनाली में। और जब मोदी जी के आते ही अब नौकरियां बंद हो गई हैं। तो उन्होंने पेंशन बंद की, इन्होंने नौकरियां बंद कर दी, तो डेवलपमेंट होएगी कहाँ पे? ये पेंशन जो है ना, ये जो एमएलए और एमपीज बनते हैं कि 6 बार बन गए तो 6 पेंशन, ये तो बंद होना चाहिए। आप 1 बार रहिए या 10 बार रहिए, पेंशन तो एक ही है। करनी और कथनी में फर्क है, तो उसको हम सोच के वोट डालेंगे। वो उसको देश में सभी तरह का आरक्षण बंद होना चाहिए, जितनी भी तरह का आरक्षण है बंद होना चाहिए। जिन जिन लोगों को फ्री में चीज मिल रही है वो बंद होनी चाहिए, वो बंद होनी चाहिए। हमारा पैसा, बिजनेसमैन का पैसा उन लोगों को जा रहा है जो किसी काबिल नहीं है, जो किसी काबिल नहीं है उनको जा रहा है। क्यों जा रहा है? एक हमने किस लिए गुनाह किया है? हमने गुनाह किया गया, उनका पैसा जा रहा है, हमारा पैसा क्यों? सर एक और है जी, 30% वो अपाहिज लोग हैं, 30% वाला बच्चा, वो लोग अपाहिज हैं जो नहीं लेना चाह रहे। अपाहिज को दो, जो अपाहिज है उनको दो, हम मानते हैं उनको, है अच्छे भले लोगों को दे रहे हैं फ्री का पैसा। 30% वाला बच्चा आईएएस बन जाता है और 100% वाला रह जाता है। आपकी ये बहुत गलत जानकारी है। जब रिजर्वेशन आता है ओबीसी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे के ज्ञान पे मत रहा कीजिए, कुछ पढ़ा लिखा भी कीजिए। जो रिजर्वेशन का कट ऑफ है ये बहुत बड़ा भ्रम है ना। ओबीसी का आप जा करके पिछले बार का 3 बार का पहले जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए कि कट ऑफ क्या रहता है। इस भ्रम में मत रहिए कि 30% वाला और 70% का डिफरेंस नहीं होता है। सर, ये जो अपने डिफेंस है, आर्मी फोर्सेस हैं, इनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए। इनको इनकम टैक्स फ्री होना चाहिए। इनके कोई छुट्टी नहीं होती, इनको कुछ नहीं होता है, फिर इनकम टैक्स सबसे पहले इनका कटता है। ये क्योंकि ये लोग ये सोचते हैं कि वी आर नॉट डूइंग द सर्विस, वी आर डूइंग सर्विंग द नेशन, तो उनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, बोलने का फायदा क्या, पहले ये बताओ। बोलने का फायदा ये है मैडम कि अगर हम असर चुप कहाँ होगा? नहीं, यही सोच करके हम घर में बैठे रहते हैं। गवर्नमेंट, हमारा भी एक वोट है, आपका भी एक वोट है। बोलते हैं तो ईडी उठा के ले जाती है। बोलते हैं तो क्या करें बताओ ना, आप लोग आ रहे हो ना पूछने, तो अबे बोलते हैं तो ईडी उठाती है, और नहीं बोलते हो तो कहते हो घर में बैठे हैं। अच्छा, सो व्हाट इज द सोल्यूशन? ये 10 साल की सरकार रही मोदी जी, है ना। अब तो आप आपको लगता है कि जो बोल रहा है उसको ईडी उठा के मतलब जो बोल रहा है उसको ईडी ले जा रही है? सोच रहे काफी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, आपको भी पता है, आपको लगता नहीं है तो आपको भी पता है कि क्या। अभी तक मुझे तो ईडी ने नहीं उठाया, इसलिए मैं बोला, मैं तो खूब बोलता हूँ मैं। अच्छा, ये हो सकता है कि मेरे पास सिर्फ सरस्वती है, लक्ष्मी नहीं है। हमारा तो एक व्यू पॉइंट है, आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, सो मेरे को तो एक ग्रज है कि हम बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट बड़ी ऑनेस्टली 30% अपनी पे के साथ टैक्स कटा देते हैं। फिर आप फिर अपना जीएसटी लेते हो हमारे से, अगेन वी आर पेइंग। उसके बाद आप सारे शहर में लाइटें जला देते हो। पैसा किसका है? जो टैक्स पेयर है उसका। जो रोड्स खराब हो रही हैं वो किसके? टैक्स पेयर का। व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग अबाउट इट? सो व्हाट इज द अल्टरनेटिव, है ना। गवर्नमेंट तो हम चुनते हैं, 25 को हम वोट देंगे, फिर ये तो नंबर गेम है ना। हर इंडिविजुअल मैटर्स, एवरी इंडिविजुअल। या दूसरी हो, कहानी तो सेम है। तो कोई ना कोई तो गवर्नमेंट चाहिए ना मैडम, कोई ना कोई तो चाहिए। आखिर यही करती है ना। मुश्किल तो ये है कि हम क्यों नहीं उठ रहे खुद से। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? अगर डॉक्टर पैसा खाएगा हमारे से और हमें इलाज ठीक नहीं देगा तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। चेंज तो करेंगे, मगर वो चेंज वाले को भी जरा सोच के चेंज करेंगे। सो वन इज दिस। सेकंड, एज समबडी सेड जस्ट नाउ कि 100% मार्क्स वाला तो रह जाता है। मैंने उनको कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पर
क्या है ना, हमारे हिंदुस्तान में एक आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नॉलेज आ गया है, अधकचरा ज्ञान है ना। अब उनको शायद पूरी जानकारी नहीं है, उनको लग रहा है कि 30% वाला आईएएस हो जाता है, 100% वाला नहीं रहता है। रियलिटी ये है कि जो कट ऑफ मार्क है रिजर्वेशन का, ओबीसी वाला तो बहुत ही कम रहता है। ओबीसी के तो बहुत सारे लोग क्रीमी लेयर में छट जाते हैं, है ना। एससी एसटी को कुछ मिलता है, बट द डिफरेंस 30% और 70% का नहीं होता है। नहीं, क्वेश्चन इज कि आप उनको भी बेनिफिट दो। पीपल आर सेइंग नॉट टू टॉक अगेंस्ट इट। अगर आप थोड़ा भी एससी के अगेंस्ट बोलोगे, एससी तो आप भी जेल चल जाओगे, कानून ऐसा आ गया। आप बेनिफिट दो, एक फैमिली को एक बार बेनिफिट दे दो। आपका बच्चा आईएएस ऑफिसर बन गया ना, अब उसका बच्चा फिर आईएएस ऑफिसर बनेगा और हमारे बच्चों को एडमिशन, वो एक अलग मसला है। हाँ, टॉक अबाउट दैट रादर देन अदर थिंग्स कि उनसे जब से जनता को फायदा, उनको भी फायदा दो। हम नहीं कहते कि नहीं फायदा। 25 तारीख को हम वोट करेंगे, 25 मई। हाँ? यही वोट लोग खड़े रहेंगे। सी आइदर यू रिकॉर्ड एंड देन से आस्क देम व्हाट आर द सॉल्यूशन। गवर्नमेंट को पूछो कि आप क्या सॉल्यूशन दे रहे हो इन चीजों का। आप यहाँ आए, वहाँ गए, बस उसको छापा पास खत्म। उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी, वो भी आपसे आएगी, फिर कहेगी पूछो जी लोगों से, फिर छाप देंगे। तो फिर फर्क क्या है? अगर मान ली, अगर नहीं, आप गवर्नमेंट से हमें जवाब लेके दो। अगर मान लीजिए चेंज भी कर दिया, कोई परिवर्तन नहीं है, तो फिर जो मौजूदा है उनको चलने दे। फिर सर घाव शरीर पे लगा तो डॉक्टर बदलते रहेंगे, ये नहीं ठीक हुआ फिर उसमें जाएंगे, उसमें जाएंगे, ऐसा तो होगा, ऐसा चल ही रहा है। मारेंगे जाके पत्थर, डॉक्टर को तो फिर भी पत्थर मारेंगे, प्राइम मिनिस्टर को पत्थर मार के हमें अंदर कर देगा। वो कर ही रही है, ईडी आ रही है, कर रही है, अंदर कर रही है। डॉक्टर को तो पत्थर मार। तो ये एक आपको देख रहे हैं, ये आप सोल्यूशन मेरे को, आई विल रिक्वेस्ट यू, जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए जा रहे हो, 10 दिन बाद आके यही सोल्यूशन दे जाओ कि जी हम सरकार से पूछ के आए हैं, इनके क्या क्या आपको सोल्यूशंस मिलेंगे। देन इट इज द पॉइंट। फिर हम वोट करें। आप अपनी स्वतंत्रता के लिए ये अगर मैं स्वतंत्र नहीं रहता तो आप लोग इतना खुल के बोलते कैसे? सर मैं अभी जो दबाया जा रहा है उसको भी जवाब देखिए आप। ये फर्क देखिए, यहाँ पर जो बीजेपी माइंडसेट के जो लोग हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, लेकिन जो मैंने आपको कहा कि 2014, 2019 और 2024 में बुनियादी फ़र्क क्या आया है, इसको समझिए। आएगा तो मोदी ही कहने वाले लोग भी पहले 10 मिनट अपना दर्द और अपना रोना रोते हैं, लास्ट में ये कहते हैं कि आएगा तो मोदी ही। 2019 में ये नहीं था और 2014 में तो एकदम नहीं था। इस बात को जो मौजूदा सरकार है या जो सत्ता में लोग हैं उनको भी इससे गंभीरता से सोचना चाहिए कि 2014, 2019 और 2024 जो लोग जिनको भी समर्थन दे रहे हैं वो अब भी दे रहे हैं, लेकिन उनकी सोच में फ़र्क कितना आया है और इफ्स एंड बट्स के साथ आएगा तो मोदी ही करने लगे हैं। बस वो लोग हैं ना, वो भूल जाते हैं कि 10 साल पहले एक ही आवाज़ सुनाई देती थी कि किसी भी अनजानी वस्तु को ना छुएं, बम विस्फोट हो सकता है। आज हम गैस का कट भूल गए, बिजली का कट भूल गए, डेवलपमेंट को भूल गए, जो सड़कें हाईवे बने हैं। हाँ जी। और बात ये है, हमारा जो वोट है ना वो देश के लिए है, ईमानदारी के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, ना कि परिवारवाद के लिए, भ्रष्टाचार के लिए। और आएगा मोदी ही। तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। किसी का आपने कहा है किसान तो पहले से भी मर रहा था, इसका मतलब जो मर रहा है उसको मरने दो, उसका इलाज नहीं है कोई। किसान है ना, व्यापारी भी मर रहा है, कोई नहीं था आज तक। छोटा व्यापारी भी मर रहा है, किसान तो मर ही रहा है। उसका सॉल्यूशन आप नहीं मर रहे। छोड़ दो। अब आप ये नहीं बोल सकते कि कुल मिला के जो फैसिलिटी आज की डेट में है हमने नहीं देखी, ना हमारे बाप दादा ने देखी है। जो बंदा बाहर निकलता है फिर पता लगता है कि क्या कॉस्ट चेंज होया। और सर सिर्फ एक बात मैं बोलूंगा, अभी कल ही एक न्यूज़ आई है, जो भी लोग यहाँ पर हैं देखिए, आपको देखना पड़ेगा, अगर आप कंट्री एज अ होल ले रहे हैं तो आपको इसके सारे जितने भी नागरिक हैं, धर्म हो, कास्ट हो, क्रीड हो, जिससे भी हो, सबको एक साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि वो ही मुल्क को और देश को बनाते हैं। कल एक जो हिमाचल कांग्रेस से एक लॉ मैं बोलूँगा या जो भी एक चीज़ आई है वो ये कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि रक्षाबंधन अगर होता था तो जो औरतें महिलाएं होती थी उनके लिए बस में सीट रिजर्व होती थी, और ये बोला जाता था कि महिलाओं के लिए हम कर रहे हैं ताकि वो अपने भाइयों के पास जाए राखी बांधे। अभी जब रोज़े चल रहे हैं, ईद हुई है, तो वहाँ पर कांग्रेस एक प्रस्ताव ये लेकर आई, और वहाँ हो चुका है हिमाचल में, कि
बसों में जो महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है वो ये बोल के दिया जा रहा है कि हम मुस्लिम महिलाओं को देंगे। कोई भी जाके ये चेक कर लीजिए। अब मुझे आप ये बता दीजिए, जितने भी यहाँ गठबंधन वाली बातें कर रहे हैं ये कितना ज़्यादा सही है? ये कहीं ना कहीं हिंदू जो धर्म है उसके लिए गलत है। ठीक है, तो ये अलग अलग ओपिनियंस हैं। हमारा तो काम थर्मामीटर लगाना है, वोट देना आपका काम है। थर्मामीटर हम लगा रहे हैं, टेम्परेचर आप नोट करते रहिए। बीपी किसी का बढ़ता हो तो बढ़ने दीजिए। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि अगर दिल कमज़ोर है तो हमारा वाला ये कार्यक्रम मत देखा कीजिए। देखना एकदम ज़रूरी नहीं है। उसके बाद भी अगर मन ना माने और देखने को जी ललचाए या मचले तो बीपी की दवा और एक गिलास पानी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ये है थर्मामीटर दिल्ली वाला।